हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, सोशलिज्म के लिए क्या क्या सपोर्ट हुए, कौन कौन से फिलोसफर्स थे जो सोशलिज्म में मदद किए और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इसका आइडिया कैसे जनरेट होता है, कैसे पूरे यूरोप में फैल जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा युग आप कह सकते हैं जिसमें समाज में बदलाव हो रहे थे, सोसाइटी बदल रही थी और नए नए रिवॉल्यूशंस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जो हुए थे उससे सारे यूरोप में एक तरह से कह सकते हैं आप क्रांति फैल गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने आपने यह पढ़ा है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए एक पावरफुल आइडिया का जनरेशन हुआ, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रीडम और इक्वल राइट, इक्वालिटी, लोगों के बीच इक्वालिटी और प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर किस तरह से रिवॉल्यूशन हुए थे, रिवोल्ट्स हुए थे, ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इससे अब ये संभव दिखने लग रहा था कि सोसाइटी को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। एज यू हैव रीड बिफोर, आप लोगों ने ये पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 18th सेंचुरी में सोसाइटी जो थी वो स्टेट और ऑर्डर्स में डिवाइड थी, जहाँ पर चर्च और अरिस्टोक्रेसी जो थी वो सोसाइटी के मेजर इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करती थी। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि कैसे चर्च भी लोगों से टैक्स लिया करता था जिसे तित्स के नाम से जाना जाता है। वही सब है इसमें भी, चर्च जो है इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करती थी। सडनली आफ्टर रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद लोगों को ये लगने लगा कि अब जैसे फ्रांस में ये सब बदल गया वैसे हम भी इसको बदल सकते हैं, इसे बदलना संभव है। दुनिया के बहुत सारे देशों में, यूरोप और एशिया जैसे महादेशों में भी न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल, नए नए आइडिया जैसे किसी भी आदमी का अधिकार क्या होगा और सोशल पावर, समाज का जो पावर है कौन कंट्रोल करेगा, यानी अब से राज्य कौन करेगा, ये सब डिस्कशन होने लगे। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डर्जियो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे और इसका यूरोप में जो हुआ इसके बारे में बहुत सारे लोग बहस किया करते थे। यूरोप में भी बहुत सारे लोग जो थे वो रिवॉल्यूशन से जो क्रांति फैलते जा रही थी इससे खुश नहीं थे। अब आप ही सोचिए, जिनके पास पहले से ही सत्ता है, जिनके पास पहले से ही पैसे हैं, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, प्रिविलेज मिले हुए हैं, क्या वो कभी रिवॉल्यूशन के आउटकम से खुश होंगे? तो इसका सीधा आंसर है नहीं होंगे। वैसे ही रिस्पॉन्सेज, सबका इस पर अलग अलग राय था, सबका अलग अलग आंसर था। सब कोई, किसी को रेवोल्यूशन पसंद था तो किसी को नहीं था। कुछ लोग यूरोप के सोसाइटी में ऐसे भी थे जिनका मानना था कि चेंजेस ज़रूरी है लेकिन ये धीरे धीरे हो, और कुछ लोग थे जो इसे तुरंत ही लाना चाहते थे, जो कुछ लोग चाहते थे कि तुरंत ही चेंज आ जाए। कुछ लोग यूरोप में कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे और कुछ लोग रेडिकल्स थे। अब इनका असली मतलब क्या होता है, लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, ये हर समय एक जैसी नहीं होती और हर समय अलग अलग भी नहीं होते हैं। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी वही लिखा है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिबरल्स का। लिबरल एक ऐसा लोगों का ग्रुप था जो चाहते थे कि समाज में कुछ बदलाव लाए जाए। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जो हर रिलीजन को टॉलरेट करे। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त तक यूरोप में के जो लोग थे वे कोई एक धर्म का था तो कोई दूसरे धर्म का था। कोई ब्रिटेन के चर्च का फेवर में था तो कोई कैथोलिक चर्च के फेवर्स में थे। लिबरल्स जो थे और राजा के अनियंत्रित पावर के भी विरोध थे, यानी डायनेस्टिक पावर को भी वो लोग पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि किसी भी इंडिविजुअल का राइट गवर्नमेंट से सुरक्षित रहे। दे आर्ग्यूड, वे लोग ये भी चाहते थे कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री टाइप्स की गवर्नमेंट हो जो कि एक वेल ट्रेंड जुडिशियरी के अंडर में रहे, और ये जो जुडिशियरी हो यानी न्यायालय हो और रूलर्स और ऑफिशियल से बिल्कुल भी आज़ाद रहे, फ्रीडम रहे, यानी रूलर्स चाह कर भी जुडिशियरी पर कंट्रोल नहीं कर सके। इस तरह की गवर्नमेंट चाहती थी लिबरल्स। लेकिन वे लोग फिर भी डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब डेमोक्रेट्स होते क्या हैं? डेमोक्रेट्स वे लोग होते हैं जो लोकतंत्र चाहते हैं।
जो लोगों का राज चाहते हैं। लेकिन वे लोग डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। क्योंकि जो लिबरल्स थे वे ये नहीं चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट मिले। उनका कहना था कि जिनके पास संपत्ति है सिर्फ उन्हें ही वोटिंग राइट्स दिया जाए, सिर्फ उन्हें ही वोटिंग राइट दिया जाए। और उनका कहना था कि वोमेंस को भी वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया लिबरल्स के बारे में। अब देखते हैं कि रेडिकल्स क्या थे। रेडिकल्स एक ऐसा लोगों का ग्रुप था जो कि चाहता था कि जो सरकार बने और लोगों के मेजोरिटी कंट्री पॉपुलेशन पर बने, यानी जहाँ पर जिस देश में जिसकी मेजोरिटी होगी, जिस पॉपुलेशन की जिस धर्म की मेजोरिटी होगी, वहाँ उसी की सरकार बनेगी। बहुत सारे रेडिकल्स लोग वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे। वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट वो था जिसमें वोमेन्स वोटिंग राइट्स के लिए विद्रोह कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रही थी, उसी को वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट कहा गया। लिबरल्स के बिल्कुल उल्टे अपोजिट जो रेडिकल्स लोग थे वे वेल्थी फैक्ट्री ऑनर्स और लैंड ऑनर्स के भी विरोधी थे। वे लोग इसके वे लोग चाहते थे कि किसी एक के हाथ में सारी संपत्ति रहे, ये अच्छी बात नहीं है। वे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। वे लोग चाहते थे बस कि किसी भी एक आदमी के हाथ में समाज की सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में आप लोगों ने समझा। अब समझते हैं कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव्स वे लोग थे जो लिबरल्स और रेडिकल्स को हमेशा अपोज किया करते थे, उनका विरोध किया करते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब कंजर्वेटिव लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ नोबल्स की पिटाई होती है, नोबल्स लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, राजा को कैसे फांसी दे दी जाती है, इससे उन लोगों ने भी थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन कर दिया कि हाँ भाई चलो कुछ चेंज लानी चाहिए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वे लोग बिल्कुल भी इस चेंज नाम के शब्द से नफरत करते थे। वे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चेंज हो। लेकिन जब उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजा लुइस 16 की क्या हालत हुई, नोबल्स और क्लर्जी की क्या हालत हुई, वो देखकर उन लोग भी समझ गए कि अगर हम लोग विरोध करें तो हमारा भी यही हाल होगा। इसलिए उन्होंने भी मान लिया कि हाँ भाई समाज में कुछ चेंज तो होनी ही चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि समाज में कुछ चेंज होनी चाहिए, लेकिन एक चेंज बहुत धीरे धीरे हो तो ही ठीक है, और अपने अतीत को हमेशा रिस्पेक्ट दिया जाए और उसे याद रखा जाए। अब समाज में इतनी सारी अलग अलग आइडियाज़ थी, कोई लिबरल्स था, कोई डेमोक्रेट्स थे, कोई कंजर्वेटिव्स, कोई रेडिकल्स थे। तो इससे अब समाज में यूरोप में पॉलिटिकल टर्मोइल होने लगा, यानी कि आपस में लोगों का क्लैश होने लगा। कोई लिबरल्स को सपोर्ट करता था, कोई रेडिकल्स को सपोर्ट करता था, कोई कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट करता था। तो इससे आपस में क्लैश होने लगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब ये जो लिबरल्स, रेडिकल्स, इन सब के आइडिया से ये तो साबित हो जाता है कि अब यूरोप में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब यह एक ऐसा समय आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हो चुका था तब एक ऐसा समय आया जब समाज में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब नए सिटीज़ ग्रो कर रहे थे, इंडस्ट्रियल रीजन्स जो थे जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज थी वैसे एरियाज डेवलप कर चुके थे, और रेलवे का जो नेटवर्क था वो एक्सपेंड किया जा चुका था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस वक्त हो चुका था। 18th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो कारण हुआ, इफेक्ट हुआ, और सबसे मेन इफेक्ट ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जितने भी मेन वोमेन्स थे ये सब फैक्ट्री में आ गए। मेन एंड वोमेन तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों को भी फैक्ट्रीज में आना पड़ा। उनको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। वर्क आवर्स, काम की जो समय थे वो काफ़ी लंबे हुआ करते थे, और उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। जब किसी भी सामान की जब डिमांड घट जाती थी तो उस वक्त जो फैक्ट्रियाँ होती थी वो अपने लेबर्स को नौकरी से निकालने लगती थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होने लगा। ये एक आम बात होने लगी, आम समस्या होने लगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रेपिडली। जब से टाउन्स ग्रो कर रही थी जल्दी जल्दी, तभी से हाउसिंग मतलब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलते थे। साफ़ सफाई का बहुत ही मतलब वहाँ पर हालत ख़राब था, आप एक तरह से कह सकते हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों लोग इसके सॉल्यूशन में लगे हुए थे, दोनों इसका सॉल्यूशन पाना चाहते थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ हाथ नहीं आता था।
ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये किसी न किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती थी। लिबरल्स और रेडिकल्स लोग भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे। उन लोगों ने अपने धन को ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा बनाया था। उनका मानना था कि अगर इस तरह की इफोर्ट्स को आगे भी लाया जाए तो ये समाज के लिए अच्छा होगा। उनका कहना था कि अगर जो सिटीजन्स है वो हेल्थी होंगे और वेल एजुकेटेड होंगे तो किसी भी समाज का डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है। वे लोग प्रिविलेजेस और अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे। उन लोगों का मानना था कि किसी को भी बाई बर्थ कोई भी अधिकार नहीं दिया चाहिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतनी सब जो कारण थी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए जिससे कि क्या हो रहे थे, वहाँ पर लोगों को फैक्ट्रिया में जाना पड़ रहा था और खाने पीने का रहने का जगह नहीं था, सैनिटाइजेशन साफ़ सफाई नहीं थी। तो भाई रेवोल्यूशन तो होना बनता है, क्रांति तो लोग करेंगे ही। और राजा अपने मौज में ही है तो भाई क्रांति तो अब होगी। वैसे ही ये लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर किसी भी इंसान का अगर फ्रीडम को सेफ किया जाए, अगर जो गरीब है वे लोग फैक्ट्रीज़ में काम करें और जो अमीर है जिनकी फैक्ट्री है अगर वो और लेबर साथ में मिलकर काम करे, जिनके पास धन है जिनके पास फैक्ट्रीज है वो प्रॉफिट को लेबर्स में भी बांटे और अपने पास भी रखे, लेबर्स में भी बांटेंगे तो समाज का डेवलपमेंट हो सकता है। आप सिर्फ लेबर्स को हायर कर लेते हैं और उसका एक मंथली आप बना देते हैं कि आपको 13,000 12,000 देंगे और उसको आप 14 घंटे खटाते हैं, 15 घंटे खटाते हैं, उसको काम करते हैं और उस फिर जो आपको पास प्रॉफिट आती है, प्रॉफिट भी में से भी उनको नहीं देते, उनको सिर्फ आप एक फ़िक्स सैलरी देते हैं। तो सोच सकते हैं आपकी लेबर्स का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। जो बंदा 14 घंटे 15 घंटे तक खटेगा, काम करेगा, उसको तो भाई चाहिए ना कुछ। मैनी वर्किंग मैंस एंड वोमेन्स हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड। अब इससे बहुत सारे वर्किंग मैंस, काम करने वाले मैंस और वोमेन जो चेंज चाहते थे वे दुनिया में अलग अलग जगहों पर थे, जो रैली किया करते थे। लिबरल्स और रेडिकल्स भी इनको साथ दिया करते थे ये सब कामों में। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815 में जब एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश हो गई तब कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्रांति को ख़त्म करना चाहा, रेवोल्यूशन को बंद करना चाहा। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में वे लोग रेवोल्यूशनरीज इतने हद तक हावी हुए कि उन्होंने राजतंत्र को उखाड़ फेंका, मोनार्क सिस्टम को ख़त्म कर दिया, वहाँ से राजा को हटा दिया। बोला कि भैया आप अब हटो साहब जी, अब यहाँ पर हम लोग रूल करेंगे, अब जैसा वर्कर्स चाहेंगे वैसा होगा, आप बहुत मौज कर लिए, अब आपकी नहीं चलेगी। ऐसा उन लोगों ने बोला और हटा दिया। नेशनलिस्ट वे लोग थे, यहाँ पर एक नेशनलिस्ट शब्द थे। अब आप सोच रहे हो नेशनलिस्ट कौन थे। नेशनलिस्ट वे लोग थे जो कि हमेशा राष्ट्र के लिए बात करते थे, नेशन का बात करते थे और वे चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो, एक ऐसा देश हो जिसमें हर आदमी कानून के समान इक्वल हो, इक्वल बिफोर लॉ, उनका मानना था। आफ्टर 1815 के बाद जो गिउसेप्पे मजीनी था वो एक इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने लोगों के साथ मिलकर, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इटली में इसे नेशनलिस्ट को स्थापित किया था, वहाँ के मोनार्क को इसने हटाया था। नेशनलिस्ट और भी जो नेशनलिस्ट थे इंडिया या फिर दुनिया के किसी भी देश में जो भी नेशनलिस्ट थे, लगभग सारे लोग इसके राइटिंग्स को पढ़ते थे, ये जो लिखता था उसको पढ़ते थे। तो सोच सकते हैं कि आप 1815 के समय 18वीं और 17वीं सदी में किस हद तक लोग रेवोल्यूशंस का सपोर्ट करते थे। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हर इंसान उस वक्त रेवोल्यूशन चाहता था। अब बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में अब देखते हैं। लोग जो शुरू से ही चाहते थे, शायद उनका सबसे बड़ा विज़न, सबसे बड़ा जो लक्ष्य था वो था सोशलिज्म लाना। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, 19th सेंचुरी के मध्य तक सोशलिज्म जो था वो यूरोप में एक वेल नॉन बॉडी बन गया और सब लोग यूरोप में अधिकतर लोग सोशलिज्म ही चाहते थे।
सोशलिस्ट ऐसे लोग थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ हुआ करते थे और उनका मानना था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सभी कारणों का, सभी अपराधों का जड़ है। वाई, ऐसा क्यों था? इंडिविजुअल आउन द प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ से आपको हम समझाते हैं। इंडिविजुअल आउन द प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी को आउन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। वो लोग सिर्फ इसलिए फैक्ट्रीज लगाते हैं ताकि सिर्फ उन्हें फ़ायदा हो सके, नॉट विद द वेलफेयर। उनके लिए वो नहीं सोचते हैं, जो फैक्ट्रीज बनाते हैं वे सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वे उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो उनके फैक्ट्रीज़ को प्रोडक्टिव बनाती है, जो उनके फैक्ट्रीज़ में प्रॉफिट लाती है, प्रॉफिटेबल बनाती है, वे लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए सोशलिस्ट कहते हैं कि अगर सोसाइटी किसी एक सिंगल आदमी के होने के जगह अगर पूरे समाज की होगी तो इस तरह से वर्कर्स की कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज। सोशलिस्ट इस तरह से चेंज चाहते थे और इसके लिए वे लोग कैंपेन किया करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि बिना एक सोसाइटी किसी के प्रॉपर्टी के बिना कैसे चलेगी? इस सोसाइटी का, इस सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा? इसका आंसर हम लोग देखेंगे आगे। सोशलिस्ट हैड विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट जो लोग थे उनका फ्यूचर के लिए एकदम अलग, डिफरेंट विजन था, अलग तरह से सोचते थे। जो कुछ सोशलिस्ट लोग थे वे चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। रॉबर्ट ओवेन एक मैन्युफैक्चरर था, अंग्रेज था, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसे न्यू हार्मोनी कहा गया। ये यूएसए इंडियाना में बनाया गया था। अदर सोशलिस्ट फेल्ट, अदर जो समाजवादी लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, वे ऐसा मानते थे कि इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लंबे वाइड स्केल पर नहीं लाया जा सकता है अनलेस जब तक गवर्नमेंट इस तरह की सोसाइटी को इनकरेज नहीं करे। फ्रांस में लुइस ब्लैंक जो था, वांटेड द गवर्नमेंट, वे चाहते थे कि गवर्नमेंट भी हमारी इस में मदद करे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाने के लिए गवर्नमेंट हमारी मदद करे। देश कोऑपरेटिव वे टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड। ये जो कोऑपरेटिव्स थे वे उन लोगों के एसोसिएशन थे जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और इससे जो प्रॉफिट आता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। अब कैसे बांट लेंगे? सबको 50-50 नहीं दे देते थे। जो जितना काम किया रहता था उसको वो इस तरह से पैसे दे दिया करते थे, प्रॉफिट्स बांट लिया करते थे। अब यहाँ पर आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स भैया और फ्राइडरिच इंग्लिश। इन लोगों ने मिलकर इसमें सोशलिस्ट के आइडिया में एक नया आर्गुमेंट जोड़ा। मार्क्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोशलिस्ट सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वह कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट जो होते हैं वे पैसे लगाते हैं, जो पूंजीपति होते हैं वे फैक्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जो वर्कर्स के द्वारा, और जो उसमें प्रॉफिट होता है वो तो वर्कर्स के द्वारा ही तो लाया जाता है। कोई भी इंसान अगर फैक्ट्री में पैसे लगाता है तो क्या उसका जो प्रॉफिट होता है वो उसी के द्वारा सिर्फ आता है? नहीं, उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वे लाते हैं इसके प्रॉफिट को, वो सामानों को बनाते हैं, वो बेचने में मदद करते हैं। आपके तो सिर्फ पैसे लगे हैं। तो आप द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव। जब तक आपको ये सोचना चाहिए कि वर्कर्स की जो कंडीशन है वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप इसके जो प्रॉफिट है उसको उनमें बांटेंगे नहीं। जब तक आप उनके भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक उनकी कंडीशंस नहीं सुधर सकती है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। इसलिए वर्कर्स को इस कैपिटलिज्म के रूल को, कैपिटलिज्म का जो नाम है इसे हटा देना होगा। एंड रूल्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नियम को भी हटाना होगा। मार्क्स बिलीव्ड इट। मार्क्स का ये कहना था कि यदि वर्कर्स को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से हटना है तो उन्हें एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी हो उसे सब लोग मिलकर कंट्रोल करें। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। उनका मानना था कि
इस तरह से कैपिटलिस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर कर लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। और वो ये भी कहते थे कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है यही फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी होगी, फ्यूचर में इसी तरह की सोसाइटी बनेगी। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने पहले ही कह दिया था। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म मतलब ये जो समाजवाद था, सोशलिज्म था, इस आइडिया को सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलता था, यूरोप में कहाँ कहाँ से लोग सपोर्ट करते थे और किस तरह से सपोर्ट करते थे। बाय द 1870 तक जो सोशलिस्ट आइडिया है ये पूरे यूरोप में पूरी तरह से फैल जाता है। और जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो अपने इफ़ोर्ट्स को और आगे लाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेशन करने लगते हैं। और उन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी को फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड जर्मनी में जो वर्कर्स होते थे उन लोगों ने भी एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया ताकि वे लोग बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ाई लड़ सके। उन लोगों ने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि जब उनके मेंबर्स को नौकरी से निकाल दी जाए, जब उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब वे लोग उनकी मदद कर सके। और वे लोग इस फंड को अक्सर वर्किंग आवर्स को घटाने के लिए फाइट करने में यूज़ करते थे। और वे लोग राइट टू वोटिंग राइट्स लेने के लिए भी फाइट किया करते थे। इन जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थे वे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया करते थे एंड हेल्प्ड। और उन्होंने जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन जीतने में भी मदद की। बाय 1905 तक सोशलिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी नाम की एसोसिएशंस बनाए और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एसोसिएशंस बनाए। जबकि 1914 तक सोशलिस्ट कभी भी पार्लियामेंट्री सीट्स या फिर गवर्नमेंट में सरकार यूरोप में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्हें हमेशा लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स के सामने झुकना पड़ता था। वे कभी भी इनसे जीत नहीं पाए। और जो 1914 तक जो यूरोप की जो सरकार थी वो लिबरल्स, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स वालों के हाथों में ही रही। अब यहाँ से स्टार्ट होता है द रशियन रेवोल्यूशंस और आपका मेन चैप्टर लगभग यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। अब आता है रसिया जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम पर कुछ नहीं था, सबसे बेकार थी वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट, यहाँ पर सोशलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेती है रसिया में थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशंस के द्वारा। 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा यहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लेती है। द फॉल ऑफ मोनार्की यानी राजशाही का पतन जो फरवरी के 1917 फरवरी को हुआ था। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशंस के जो इवेंट्स है उन्हीं को लगभग रशियन रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। अब हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ। व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रसिया, ये जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो उस वक्त रसिया में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। इन सब का आंसर खोजने के लिए हमें पहले रसिया के कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। रसिया में अभी यहाँ पर सोशलिस्ट लोगों का कब्जा हो चुका है। ये कैसे हुआ, उस वक्त क्या कंडीशन थी, इसको जानने के लिए हमें रसिया के कुछ साल पहले चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप इस हीरो को पहचानिए। ये जो हीरो है इसका नाम है जार निकोलस। द रशियन अम्पायर इन 1914, मतलब 1914 में रशियन अम्पायर कैसा था इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो इन 1914 जार निकोलस टू, यही है जार निकोलस टू, ये उस वक्त रसिया के अम्पायर का राजा हुआ करता था। रसिया जो था वो उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या थे इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो रसिया में मॉस्को के आसपास की टेरिटरी तो थी ही, लेकिन उस वक्त रसिया एक इतना बड़ा देश था जिसमें आज के समय का फिनलैंड, लैटविया,
लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस, ये सारे देश भी उसमें आते थे। रसिया पैसिफिक ओशन तक था और आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी कब्जा कर रखा था। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो आज के सब देश है उस वक्त रसिया में ही आते थे। द मेजोरिटी ऑफ रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, जो रसिया में जो मेजोरिटी था रिलीजन्स का, जो सबसे अधिक जो धर्म के लोग थे वो रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बट एम्पायर वाज ऑल्सो। एम्पायर में कुछ कैथोलिक्स थे, कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ बुद्धिस्ट लोग भी थे। ये देख सकते हैं आप रशियन एम्पायर यहाँ तक पूरा कैसे फैला हुआ है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखते हैं। ये सब अब रसिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रसिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो रसिया की जो वास्ट पॉपुलेशन थी, मतलब अधिकतर मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वह सब एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि किसान थे, यानी कि खेती बाड़ी कर कर अपना पालन पोषण करते थे। लगभग 85% जो रसिया की पॉपुलेशन थी वो खेती के सहारे, खेती पर निर्भर थी। ये जो पॉपुलेशन है दुनिया के या फिर यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि फ्रांस में के 40% लोग किसान थे और जर्मनी के 50% लोग किसान थे, जो कि अपने ज़िंदगी के लिए खेती पर ही निर्भर हो। इन द एम्पायर, राज्य में कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन। एम्पायर में, रसियन एम्पायर में जो किसान थे वे लोग गुड्स को अपने ज़रूरत के लिए तथा मार्केट्स में बेचने के लिए भी प्रोड्यूस किया करते थे। रसिया वाज ए मेजर, इसलिए जब 85%, आप सोच ही सकते 85% जहाँ पर किसान होगी वो तो एक अपने से ही एक मेजर एक्सपोर्टर बन जाएगा। हुआ भी वैसे ही, रसिया एक अनाज का मेजर एक्सपोर्टर बन ही गया। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्री पॉकेट्स में पाई जाती थी, मतलब आपके जेब में नहीं। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है कि इंडस्ट्री वहाँ पर कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वार, जो वहाँ के मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे वे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट, वहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट्समैन थे, लेकिन बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी वे क्राफ्ट वर्कशॉप पर भारी पड़ती थी। मैनी फैक्ट्रीज वेयर सेटअप, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज थे वो 1890 में सेटअप किए गए थे, जब रसिया का रेल नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा था और बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंक्रीज हो गई। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई रसिया में, इससे ये हुआ कि कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो 4 गुना अधिक बढ़ गया। बाय 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड 1900 के शुरुआत में ही एक ऐसा समय आया जब फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन नंबर्स में इक्वल हो गए। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थी वे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा इस बात का ध्यान रखने का कोशिश करती थी कि लोगों को कम से कम मिनिमम वेज और लिमिटेड आवर्स हो, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, बहुत ही कम सैलरी नहीं हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश करती थी और चाहती थी कि उनका शोषण नहीं हो और उन्हें लिमिटेड आवर्स तक ही, यानी 8 घंटे 10 घंटे ही काम करने दिया जाए, इसका वो ध्यान रखने का कोशिश करती थी। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे वे भी इस कानून को तोड़ने से रोक नहीं पाते थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स ए स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम, आप ये देखकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा कि एक छोटे से छोटे स्मॉल वर्कशॉप में भी जो वर्कर्स का जो काम करने का समय था वो 15-15 घंटे हुआ करता था, कंपेयर्ड विथ 10 और 12। फैक्ट्रीज में 12 आवर्स या फिर 15 आवर्स तक होते थे। एकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम टू डोरमिटोरीज, जहाँ पर लोग रहते थे उनके रूम्स ये देख सकते हैं किस तरह से लोग एक साथ हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एकदम नीचे लोग बिछा कर सो रहे हैं, इस तरह से लोग वहाँ पर रहते थे फैक्ट्रीज के अंदर।
अब इतना सब होने के बाद भी वर्कर्स वेर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, वर्कर्स जो थे वो एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे। सम हेड, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिनका अपने गांव के साथ, विलेज के साथ ए स्ट्रॉन्ग लिंक था, और कुछ ऐसे थे जो कि हमेशा के लिए सिटीज़ में, शहर में बस चुके थे। वर्कर्स जो थे वे स्किल्स के अनुसार डिवाइड थे। एक सेंट पीटर्सबर्ग के एक वर्कर्स की यहाँ पर मेटल वर्कर की कहानी दी गई है। मेटल वर्कर्स जो थे उस वक्त अपने आप को और वर्कर्स से ऊंचा समझते थे, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था उसमें अधिक ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत थी, इसलिए वे अपने आप को अदर वर्कर्स से ऊंचा समझते थे। इस वक्त रसिया में 31% वोमन थी जो कि फैक्ट्री में काम किया करती थी, लेकिन सेम काम के लिए भी उन्हें मेन के तुलना में बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, लगभग आधी या फिर 1/3 सैलरी दी जाती थी। डिवीज़न एमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स। अब ये जो वर्कर्स के बीच में डिवीज़न था, ये हमें सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि उनके ड्रेसों को देखकर और उनके व्यवहार करने के तरीक़ों से भी हमें दिख सकता है। कुछ ऐसे वर्कर्स थे, सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम। कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना रखा था कि ताकि वे लोग अपने दोस्तों का मदद कर सके, अपने मेंबर्स का मदद कर सके जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, यानी कि बेरोजगारी हो जाए, या फिर उन पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंडीशन जब उनकी ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसे जो एसोसिएशन थे वे बहुत ही कम थे। डिस्पाइट डिवीज़न, इन सारे डिवीज़न के बाद भी जो वर्कर लोग थे वे साथ में मिलकर स्ट्राइक किया करते थे। जब वे लोग उन लोगों को जब कंपनी से या फिर फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था, तब भी वे लोग साथ में मिलकर स्ट्राइक किया करते थे। दिस स्ट्राइक टुक प्लेस, ये जो स्ट्राइक थी वो 1896 और 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लगभग हमेशा होती थी, और मेटल इंडस्ट्रीज़ में 1902 में हमेशा होती थी। इन कंट्री साइड्स, गांव के इलाकों में पीजेंट्स जो थे वे अधिकतर ज़मीन पर खेती किया करते थे, बट जो वहाँ की नोबल्स थे, राजा था, या फिर जो चर्च के लोग थे, उन लोगों के पास ही लगभग अधिकतर ज़मीन थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट, वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइड थे। दे वेर आल्सो डीपली रिलीजियस, वे लोग भी काफ़ी धार्मिक लोग थे, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। कुछ केसेस को अगर हम लोग छोड़ दें तो उनको वे लोग बिल्कुल भी, नोबल्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। नोबल्स गोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज। नोबल्स जो थे इसलिए वे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि नोबल्स अपने पावर को राजा के साथ मिलकर, राजा के लिए काम कर कर उन लोगों ने अपने पावर को पाया था। उन लोगों को लोकल पॉपुलैरिटी के लिए पावर नहीं मिली थी कि वो लोग समाज में अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें पावर दीजिए। ना, ऐसा नहीं था मुन्ना। वहाँ पर जो जार के लिए काम करते थे उन्हीं को अधिक पावर दी जाती थी। दिस वाज अनलाइक फ्रांस। ये फ्रांस के बिल्कुल विपरीत था, जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ के लोग कैसे नोबल्स का रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नोबल्स के ही सर काटे जा रहे हैं, उन्हें ही मारा जा रहा है। वो अक्सर रेंट को पे ही नहीं करते थे, किसान लोग अक्सर रेंट को पे ही नहीं करते थे, और जो लैंडलॉर्ड्स रेंट मांगने आते थे उनको काट कर फेंक देते थे, यानी उनका मर्डर कर देते थे। 1902 में ये साउथ रसिया में ये लार्ज स्केल पर होने लगे, और 1905 तक ऐसे इंसिडेंट्स पूरे रसिया में अधिकतर होने लगे। पीजेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन। जो रसिया के जो किसान लोग थे वे पूरे यूरोप के किसानों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे लोग अपने ज़मीनों को कुछ समय के बाद, खेती करने के बाद, वहाँ के कम्यून या फिर मीर को दे देते थे, और जो मीर है वो उसको फिर से जिस घर में जितना फैमिली मेम्बर थे उसके अनुसार वे डिवाइड कर देते थे। अब देखते हैं सोशलिज्म इन रसिया। उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा सोशलिज्म इन यूरोप, अब हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया। ऑल पॉलिटिकल 1914 से पहले रसिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब इनलीगल थी। राजा जो था वो पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया हुआ था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन
ये देखिए जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था जो कि 1898 में फाउंड किया गया था, वो भी इलीगल था उस वक्त। ये जो सोशलिस्ट लोग थे ये मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे, मार्क्स के आइडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। हाउएवर बिकॉज गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कारण ये जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है इसे एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उस पर काम करना पड़ता था। वे लोग न्यूज़पेपर बनाते थे, मोबिलाइज्ड वर्कर्स थे और कभी कभी स्ट्राइक वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया करते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल। कुछ लोग रसिया के जो कुछ सोशलिस्ट साइंटिस्ट थे वे लोग ऐसा मानते थे कि पीजेंट्स जिस तरह से अपने लैंड को डिवाइड कर देते हैं पीरियडिकली, वे उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाती है, यानी कि वे लोग पहले से ही सोशलिस्ट की तरह दिखते हैं। इसलिए इस बार रसिया में पीजेंट्स ही रेवोल्यूशन का मेन कारण बनेंगे, वर्कर्स नहीं। और रसिया दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी सोशलिस्ट हो जाएगा। सोशलिस्ट वेर एक्टिव, इसलिए जो सोशलिस्ट लोग थे वे गांव के इलाकों में काफ़ी एक्टिव हुए। दे फॉर्म्ड, उन लोगों ने मिलकर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फाउंड की 1900 में। दे स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट, उन लोगों ने पीजेंट्स के राइट के लिए स्ट्रगल किया और डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग, और वे लोग ऐसा डिमांड करते थे कि जितनी भी लैंड नोबल्स से बिलोंग करती है उन सबको पीजेंट्स में बांट दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, जो सोशल डेमोक्रेट्स लोग थे वे लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट्स के लिए जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनसे डिसएग्री थे। लेनिन, यहाँ पर आते हैं व्लादिमीर लेनिन, इस नाम को आप याद रखना भाई, ये बहुत काम का नाम है। ये जो लेनिन फेल्ड दैट पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, लेनिन का ऐसा मानना था कि जो पीजेंट्स यानी किसान है वे एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ लोग इसमें गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर हैं। सम वर्कड एज लेबर्स, कुछ लोग लेबरर्स की तरह काम करते हैं तो कुछ लोग इसमें खुद कैपिटलिस्ट हैं और वे काम देते हैं। गिवन दिस डिफरेंटिएशन, उन्हें इस भेदभाव को देकर ये बता दिया कि दे कुड नॉट बी, उन्होंने बता दिया कि ये सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं हो सकते हैं। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो पार्टीज उस वक्त बनी थी सोशलिस्ट पार्टी वे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी पर डिवाइड थी। व्लादिमीर लेनिन हु लेड टू, व्लादिमीर लेनिन जो था वो बोल्शेविक ग्रुप का मालिक था, उसको लीड करता था, उसका लीडर था। उसका कहना था दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक शुड बी डिसिप्लिन, उसका कहना था कि पार्टी को डिसिप्लिन होना चाहिए और उसके जो मेंबर्स हो उसको क्वालिटी मेंबर्स को ही लेना चाहिए, जिसको मतलब कि पार्टी को फ्री एंट्री नहीं कर देना चाहिए कि आओ भाई जिसको जिसको आना है हमारे पार्टी में आओ, जल्दी जल्दी से मिल जाते हैं। ऐसा व्लादिमीर लेनिन का कहना नहीं था, वो कहते थे कि हमें क्वालिटी मेंबर्स को लेना चाहिए और पार्टी को एक डिसिप्लिन्ड वे में चलाना चाहिए। और बाकी के जो लोग थे वे मेंशेविक्स थे। मेंशेविक्स कहती थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन वगैरह सब गया भाड़ में, हम तो भाई सबको बोलेंगे जिसको जिसको आना है हमारे पार्टी में आ जाओ, सब मिलकर एक ही बार में राजा को यहाँ से हटा देंगे, ज़ार को यहाँ से मारकर ख़त्म कर देंगे। ऐसा लोग वहाँ के उस वक्त कहते थे, मेंशेविक्स ऐसा उस वक्त चाहते थे। अब यह है ए ट्रिबुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए भाइयों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एकदम ताज़ा वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वाचिंग।